नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, भारत की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है और पहली बार जवाबदेही की बातें हो रही हैं और इसका श्रेय जाता है भारत के युवाओं को। चाहे पेपर लीक हो, चाहे रोजगार की मांग हो या युवाओं से जुड़े दूसरे मुद्दे हों, भारतीय राजनीति में इनको कभी बहुत ज़्यादा सीरियस लिया नहीं गया। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसी राजनीतिक घटनाएं पूरी दुनिया में घटी हैं जिसको लेके जैन जी जिसको कहा जा रहा है, और भारत में उनकी जो आबादी है वो करीबन 65% बनती है, जो 35 साल से नीचे के लोग हैं। उनकी मांगों को लेके कुछ हलचल दिखाई दे रही है और उसका एक परिणाम पिछले दिनों कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में देखा गया था। पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग अब युवाओं से जुड़ी बातें करना चाहते हैं, लेकिन ये नौबत क्यों आई और इसका भविष्य क्या है, ये सोचने और समझने की बात है। आप इस बारे में अपने विचार रख सकते हैं और कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी को आज इसलिए बुलाया गया है, इसलिए बातचीत रखी जा रही है ताकि ये पूरा एक परिदृश्य समझ में आ जाए कि ये युवाओं की जो यात्रा है यहाँ तक कैसे पहुँची है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। कॉमरेड साहब जी, अगर आप 2-2.5 साल पहले की बात करें तो 2-2.5 साल पहले जो हमारी केंद्र की सरकार थी या राज्यों की सरकारें हैं, उनमें युवाओं से जुड़े मुद्दों पे बात नहीं होती थी। लेकिन कुछ देशों में सरकारें जैन जी ने बदल दी, उसके बाद युवाओं से जुड़े इशू क्रिएट हो गए और अब भारत में ऐसा कहा जा रहा था कि भारत के युवा ऐसे नहीं हैं या भारत के युवा अपना विरोध जताना ही भूल गए हैं। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया के जरिए सही भारत के युवाओं ने झकझोरने का काम तो किया है सरकार को। तो आप इसको कैसे देखते हो? ये तो आप ठीक कह रहे हो कि जो तबका क्रियाशील होगा, सरगर्मी में सामने आएगा, उसका जिक्र होगा। वो तबका चाहे मजदूरों का हो, किसानों का हो, युवाओं का हो, महिलाओं का हो, तो अपना एजेंडा अलग अलग तबके अपनी सक्रियता के साथ ही सेट कर लेते हैं जी। और ये बात ठीक है कि अब युवाओं की जो आवाज़ है वो जिस तरीके से उभर के आई है, उसकी अनदेखी करना बहुत महंगा पड़ेगा सरकार को ही नहीं, देश को भी और पूरे समाज को जी। और ये जो प्रकरण है, जो फिनोमिना है जिसको हम कॉकरोच जनता पार्टी के बनने के रूप में देख रहे हैं या उसके साथ जो युवाओं की आवाज़ बुलंद हुई है उस तरीके से देख रहे हैं, तो इसका एक निश्चित रूप से केवल तात्कालिक संदर्भ नहीं है जी, जो नीट पेपर या सीबीएसई से जोड़ के, बल्कि उसकी एक पृष्ठभूमि है, एक बैकग्राउंड है जिसमें बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी का है और उससे पैदा हुई चिंताएं इस पीढ़ी की और रोजगारों का घटते चले जाना और बिल्कुल ही सीमित रोजगारों के जो अभ्यर्थी हैं या उनको जो प्राप्त करने के जो इच्छुक युवा हैं, लड़के लड़कियां, उनकी संख्या बढ़ते चले जाना, ये एक ऐसा रुझान है जो समय बदलते के साथ साथ और भी ज़्यादा गहरे संकट का रूप ले रहा है जी। इस बैकग्राउंड में, इस पृष्ठभूमि में अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो कई बार क्या होता है कि इकट्ठी हुई जो चिंताएं और रोष जो होता है, आक्रोश होता है, उसको ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है कोई, उसको कई बार ट्रिगर की जरूरत होती है। वो ट्रिगर जो है कहाँ से आ सकता है ये कह नहीं सकते। और नीट और उसका आ गया जी, सीबीएसई का।
आता जरूर है। ये नीट और सीबीएसई से पैदा हुआ जो बेरोजगारी का और जो हताशा, एंग्विश, विक्षोभ जो युवाओं के अंदर, विद्यार्थियों में इकट्ठा हुआ, वो केवल युवा और विद्यार्थियों तक नहीं है, उनके परिवार और पूरे रिश्तेदारी, और वहाँ तक आप जाके देख लीजिए। इसको नीट ने के जो पेपर जिसको लीक कहते हैं, मैं इसको पेपर लीक नहीं कहता, ये पेपर लूट है। पेपर बेचा जा रहा है। देखो, जो सबसे खराब शब्द है उसको इस्तेमाल करते हुए घबराना नहीं चाहिए। लीक क्यों कह रहे हैं इसको? पेपर बेचा गया। लीक होती है कोई चीज जो इनएडवर्टेंटली या मतलब संयोग से किसी की त्रुटि या गलती से हो जाए। यहाँ एक बाकायदा सिस्टम पूरा का पूरा एक ऐसे बिंदु के ऊपर जाके पहुंच गया जहां पर बहुत बड़ा एक अपराध किया जा रहा है पूरी की पूरी पीढ़ी के अगेंस्ट जी। अब उसने जो एक ट्रिगर तो ये है, दूसरा ट्रिगर जो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से हाँ, जो निकल गया, नाम देने का श्रेय तो सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है, और वो भी मतलब कोई संयोग से हो गया हो या जिसको आप अंग्रेजी में स्लिप ऑफ टंग कहते हैं, वो नहीं है। सोच समझ के कहा गया था। सोच समझ के, और उसकी भी एक बैकग्राउंड है। वो कभी मजदूरों के संबंध में किया गया है, कभी डेमोक्रेसी के संबंध में भी कहा गया है। वो हम केवल एक ही व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ के नहीं देखते, और भी जुडिशरी में इस तरीके की टिप्पणियां कोई महिलाओं के खिलाफ, कोई बच्चियों के खिलाफ, कोई मानवीय गरिमा के हैं उसके खिलाफ भी हो सकती है। एक से एक भद्दी टिप्पणियां न्यायपालिका की तरफ से आती रहती हैं, जी जी। जो कि दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि न्यायपालिका जितने भी ऊंचे स्तर पे जाए, उसके जजों को, न्यायाधीशों को बहुत ज़्यादा सावधान हाँ, यहाँ तो और संवेदनशील होना तो चाहिए। नोट जले मिलते हैं, वो वही कोई अपने नहीं मानता जी। वो नहीं मानता, और उसी को भी सिद्ध करने के लिए, हटाने मात्र के लिए आप महाभियोग तक आ गया पार्लियामेंट में, साल से भी ज्यादा लग गया बंदे को वो हटाने। गया नहीं है जी, उसका नाम अभी चल रहा है। चल रहा होगा। तो देखो, जिनको न्यायमूर्ति कहा जाता है ना, जजों को, उनको उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। वो टिप्पणी अगर मान लो कोई इंसान है, वो भी हो सकती है, कोई ऊंची नीची बात निकल जाए तो वो सरकार और प्रशासन के संबंध में तो बेशक निकल जानी चाहिए, आम जनता के प्रति। लेकिन जो उसके न्यायपालिका से न्याय की अपेक्षा करते हैं और वहाँ उसको अप्रोच करते हैं, उसके दरवाजे पे जाते हैं, उनके बारे में नहीं निकलनी चाहिए। ठीक बात है। ठीक है ना। कोई विधवा है, कोई उत्पीड़ित है, कोई किसान है, मजदूर है, नौजवान है, एडवोकेट है, कोई भी है, वो जो न्याय का प्रार्थी है उसके प्रति संवेदना और हमदर्दी का होना जरूरी है। ठीक बात है। न्यायमूर्तियों की तरफ से। अब चलो, इस पे तो बहस काफ़ी हो चुकी। उन्होंने ये कहा कि मेरी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। अब मीडिया तो जी आजकल ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट की भी जितनी भी वहाँ प्रोसीडिंग चलती है उसकी वीडियोग्राफी होती है। आप अपने घर बैठ के वो पूरी की पूरी न्यायालय की प्रोसीडिंग्स को देख सकते। तो उससे अगले ही दिन उन्होंने वो फिर चला दिया वीडियो। अब वो तो सारे के सारे एक एक शब्द यूं का यूं है, मतलब जी। तो खैर वो दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई, लेकिन वो तो ट्रिगर था, वो तिल्ली दिखाने का काम हुआ। ईंधन तो सूखा था ही, मतलब बर्ड जो है वो जल गया, और वो जो लपटें उठती अब दिख रही हैं, मतलब वो बहस सारी होने के बाद 6 तारीख की जो जंतर मंतर के ऊपर विद्यार्थियों की, नौजवानों की, एस्पिरेंट्स की जो प्रतिरोध रैली हुई, जिसके अंदर उनके एक जो प्रमुख हैं, जो
अमेरिका से आए थे, अभिजीत नौजवान हैं, उन्होंने संबोधित किया, बाकी लोगों ने भी किया, और अपने लद्दाख से जो सोनम वांगचुक आए थे उन्होंने भी किया। वहाँ आने के बाद एक बहस छिड़ गई। हाँ, वो पक्ष विपक्ष में बहुत सारी बातें हैं। कोई इसको साजिश कह रहा है, कोई इसको सरकार प्रायोजित कह रहा है, कोई अलग, जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। और ये इसलिए हैं सर कि अन्ना आंदोलन के बाद है ना, देश का में एक शक की दृष्टि से सबको देखा जाने लगा है कि कहीं ये सरकार का टूल ना हो, क्योंकि अन्ना ऐसे ही आए थे आंधी की तरह ना, और अन्ना ने भी देश का लोगों का, एक्चुअली अन्ना दोषी है देश का विश्वास तोड़ने के लिए। संदेह प्रकट करना अच्छी बात होती है। जो विद्वान लोग ये कहते हैं हर चीज पे संदेह करो और फिर उसको जांच परख के देखो व्यवहार में। तो हमारे यहाँ सबसे जो दुख की बात है कि संदेह नहीं करते लोग चीजों पे, अंधभक्ति में ज्यादा तो अब इसको भी अगर हम खास तौर पे देखने लगे तो जो शंकाएं और संदेह, डाउट जो प्रकट हुए, चाहे वो कॉकरोच पार्टी के बनने के बारे में हो, या 6 तारीख के आयोजन के बारे में हो, या जो आप पक्ष और विपक्ष कह रहे हैं, उसमें 2 रुझान इस सारी आलोचना के और सारे नैरेटिव के, जो मीडिया के अंदर तो देश के अंदर ही मानो उसको, 2 रुझान नज़र आते हैं। एक रुझान तो है जो मतलब आप समझो बहुत ज़्यादा अति मोहित हो जाए किसी चीज़ के प्रति, या आत्ममुग्ध कह सकते हो कि अनालोचनात्मक ढंग से मतलब किसी भी चीज़ को देखना और उससे बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करने लग जाना। एक रुझान तो ये है जो दिख रहा है। एक दूसरा रुझान ये है कि उसकी उपेक्षा कर देना पूरी तरह से, कुछ नहीं है, क्या कह रहे थे, क्या निकला, 5-4 हजार लोग आ गए तो क्या हो गया, आगे और चले गए। मतलब एक ये उपेक्षा, दोनों ही रुझान और दोनों ही रुख मुझे लगता है कि संतुलित नहीं है, उचित नहीं है। और जो दूसरे वाला रुख है मतलब बुनियादी तौर पे वो केवल उसकी अवहेलना या उपेक्षा या उसका अवमूल्यन ही नहीं कर रहा, क्या कहते हैं वो जो कॉकरोच पार्टी का, बल्कि वो उस मुद्दे की उपेक्षा कर रहा है जो इसकी जड़ के अंदर बुनियादी मुद्दा है, वो युवाओं का, उनके, देखिए सिस्टम से विश्वास उठ जाना ये एक बहुत गंभीर संकेत होता है संकट का। अभी अभी आपने ध्यान दिया खास तौर पर 4 मई को नतीजे आए थे जो 5 प्रदेशों के इलेक्शन हुए। हाँ जी। और उसमें बाकी तो चलो जो अपनी जगह नतीजे आए वो आए, मतलब वो बीजेपी के हक में हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर भाजपा का शासन बन जाना वो एक बड़ी घटना की तरह से देखा गया। और उससे मतलब बीजेपी और प्रधानमंत्री ने अपने आप को बहुत ऊंचा जगह पे खड़ा हुआ पाया और बड़े ऐसे दावे किए गए और ऐसा प्रभाव छोड़ने की कोशिश की गई जो शायद मतलब मनोगत स्तर के ऊपर काफ़ी सारे लोगों को या तो निराश किया होगा या प्रभावित किया होगा कि भाई ये तो सारी तिकड़ में कर सकते हैं, इनको वोट में हराना मुश्किल, ऐसी भी बातें चली गई। अब 4 मई और 6 जून एक ही तो महीना है। हाँ जी। अब 6 जून का जो वातावरण है देश में वो आप देखेंगे तो वही सरकार जो अपने आप को बिल में घुसी दिखाई दे रही है, वो जो है बिल्कुल ही डिफेंसिव, एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा आज वो इसलिए मतलब कोई भी चीज टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकती। हाँ, एक ही महीने में देख लो आप, मई और जून में फर्क देख लो। ये फर्क देख लो, ये कहने की बात नहीं, वास्तविकता ये है कि अन्य भी जो तबके हैं उनका भी फेथ सिस्टम के अंदर
चाहे वो आप लगा लो चुनाव प्रणाली में रहा हो, या वो जो उनकी गवर्नेंस है उसके अंदर रहा हो, या वो जो जिस प्रकार के निरंकुशता और तानाशाही के रुझान उनमें रहा हो, या वो सबसे बड़ी बात जो ये 65% युवा है, वो ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि वो 5,000 थे या 2,000 थे या 10,000 थे, बात ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उस पर भी एक बहुत माहौल बनाया गया जी। देश के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो मोबाइल देखते हैं, उनसे वीडियो बनवाए गए कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें आप अपने बच्चों को मत जाने दो। अगर आपके बच्चे यहाँ चले गए तो हो सकता है उन पे मुकदमा दर्ज हो जाए, हो सकता है वहाँ दंगे हो जाएं, हो सकता है आपके बच्चे को चोट लग जाए। तो कोई भी पेरेंट्स देखिए नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा वहाँ जाए। बात ठीक है। अगर मान लो इस तरीके का नया कैंपेन अगर सरकार चलवाती तो वहां पे लाखों लोग जुट सकते थे। मैं जब ये लाखों ही मान लो आप एक बार तो, क्योंकि जो देश इतना बड़ा देश है हमारा, कोने कोने में। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ अगर विरोध का सवर 10 आदमी भी उठाते हैं तो वो भी मतलब एक आइडेंटिटी उसकी होनी चाहिए। आप एक बात देखिए, जो आप कह रहे हो ना कि घर वालों ने भी रोका होगा, टीवी के ऊपर जब हम वो वहाँ के विजुअल्स देखते हैं तो वो जो लड़के और लड़कियां बोलते हैं वहाँ मीडिया के सामने, कमाल की बात नहीं है क्या वो? सही बात। अच्छा, उसके तुरंत बाद मैं ये सोचता हूँ कि ये एक खास तरह का सीन तो अपने परिवार में संघर्ष करके फिर यहाँ पहुंचा होगा बंदा। कितने लोग ऐसे होंगे जो ये कह देते हैं बेटा बेटी जाओ, जरूर जाना चाहिए। वो कोई भी नहीं, मतलब रेयर है। इसके बावजूद आप ऐसा भी नहीं वो छुप के आए होंगे और वो मीडिया के सामने आके दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि नहीं? बोल रहे हैं जी। और उनमें से कई लोगों ने ये कहा है कि हम किसी चीज से नहीं डरते। अगर सरकार ये समझती है डरा लेगी, हम नहीं डरते और हैं यहाँ, बोलो। ये छोटी बात नहीं है, ये एक परिस्थिति के अंदर एक ऐसा परिवर्तन है जो भीतर मतलब चर्निंग के रूप में या उद्वेलन की तरीके से उठ रहा है वो। ठीक है, तो एक कविता है किसी कवि की, उसका टाइटल है वे डरते हैं। वो शासकों के बारे में, अदम गोंडवी की शायद, अदम गोंडवी की है। उसके अंदर वो सारी चीजें लिख रखी हैं कि उनके पास फौज, पुलिस, परड़ा, शासन, सत्ता सब कुछ है, फिर भी वो डरते हैं। और आखिरी लाइन ये है, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि एक दिन उनसे डरने वाले लोग डरना बंद कर देंगे। ठीक बात। ये है बात वास्तविकता में। और वो युवा जो है, ये किसान ने भी बोल दिया, मजदूर ने बोल दिया, जो एनसीआर के चारों तरफ किस तरीके से मतलब विस्फोट की तरह से सामने आया था, वो भी नौजवान ही थे, लड़के लड़कियां, जिन दर्जनों बड़े बड़े उद्योग और फैक्ट्रियों के अंदर विद्रोह करके 8 घंटे का काम, न्यूनतम वेतन आ गए और मुकदमे भी बने, सब कुछ हुआ। तो ये जो जंतर मंतर पे एक लड़का और लड़की खड़ा होके देश और दुनिया को ये बता रहा है हम डरते नहीं हैं, ये बड़ी बात है। इस संकेत को बहुत गंभीरता, अगर वो 2 लोग भी हो तब भी बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। इसको ना एक मतलब आशा की किरण की तरह भी देखना चाहिए। जब चारों तरफ एक खास तरह की निराशा का वातावरण हो, कुछ लोग कहते हैं भाई ऐसे कैसे पॉलिटिकल पार्टी ऐसे थोड़ी होती है, ये धर दिया वो धर, भाई कैसे होती है वो तो वो जाने। यहाँ क्या उन्होंने अभी तक ये भी नहीं कहा कि हम कोई चुनाव लड़ने वाले हैं। वो अभी तक उन्होंने अपना मैनिफेस्टो एजेंडा भी जारी, ये तात्कालिक प्रतिक्रिया थी सुप्रीम कोर्ट ने। निश्चित बात है, देखो कॉकरोच के नाम से थोड़ी ना कोई चुनाव लड़ेगा, लेकिन वो जो बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट, उसके रिएक्शन में उन्होंने वो बना दिया। और उसको भी नहीं पता होगा कि ये मतलब इतना बड़ा लोगों का आक्रोश इतना है कि उसको सपोर्ट करने लग जाएंगे लोग। काश उनको पता होता, ये होना चाहिए था न्यायाधीश। ये मुझे लगता है ऐसे बनाया उसने और फिर क्योंकि लोग तंग हुए बैठे हैं। दरअसल पता है क्या है कि कई बार जो एब्सोल्यूट पावर की जगह बंदा बैठता है ना, वो अपने आप को खुदा मानने लग जाता है कि तुम्हारे को थोड़ी कोई चैलेंज कर सकता है, तुम्हारी थोड़ी कोई आलोचना कर सकता है। ये स्थिति आ जाती है, एक एरोगेंस होती है, अहंकार पैदा हो जाए।
उसका नतीजा है ये बुनियादी तौर पे। तो चलो वो हो गया। अब सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी बने ना बने सबका अधिकार है, लेकिन ये नहीं मान के चला जा सकता कि ये बन गई है पॉलिटिकल पार्टी और एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की तरह वो व्यवहार करेगी। ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, उसी ख्वाहिश के अनुसार तो वो काम नहीं, उनकी अपनी सीमाएं, अपनी क्षमताएं, वो भी हमें मान के चलना चाहिए। लेकिन आज के दिन बहुत ही सीमित उसमें, और ये जो सोशल मीडिया का जो उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, वो हम सब से ज़्यादा तो वही यूज करना जानते हैं, और वो कनेक्ट कर लिया पूरे की पूरी। अब आप देखो, एक 17 साल का लड़का वो सीबीएसई के जो पेपरों की जांच होती है, इवैल्यूएशन होती है, उसको प्रमाणित रूप से चैलेंज कर दिया उसने। पूरे देश की मीडिया जो काम नहीं कर पाई जी, वो एक वेदांत ने कर दिया। वो वेदांत 17 साल का बच्चा जो है, उसने उसको एक्सपोज करके रख दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि हर 10 कैंडिडेट में से 4 कैंडिडेट अपनी पुनर्मूल्यांकन, री इवैल्यूएशन करवाने के लिए अप्लाई कर चुके। ठीक है, अब ये सभी कुछ जब घटित हो रहा है, तो आप इसके पीछे देखिए, हमारे हरियाणा में, पंजाब में हम ज़्यादा गौर से एहसास कर सकते हैं कि हमारे युवा की दशा क्या है। ये कृषि में संकट है, रोजगार है नहीं, यानी 18 लाख लोग 10-12 हज़ार पोस्टों के लिए अप्लाई कर देते हैं, और ये जितना उनका जोर है पढ़ाई के ऊपर, ये जो लाइब्रेरियां जिस तरह शहरों के अंदर, वहाँ फीस भी देते हैं, खर्चा भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं, एक पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, वो आशाएं लगाने पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होने लग रहा है। ये सारे देश के स्तर पे इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो। हमारे यहाँ तो एक ये रुझान आ गया था, भाई चलो किसी तरह कर करा के जमीन वमीन बेच के बाहर चले जाओ। उसका हसर क्या हुआ कि वो जो 60-60, 70-70 लाख रुपए एजेंटों को दिए थे, वो उन सरकारों ने, अमेरिका ने वापस भेज दिए, वापस भेज दिए, हथकड़ी बेड़ी लगा के, और यहाँ फेंक के चले गए वो। और ये कहते हैं कि हम रिक्रूटमेंट करवाएंगे, सरकार कहती है यूनिवर्सिटी में हम इजराइल भेजेंगे। और इजराइल में तो अब कोई जाना नहीं चाहता जी, वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन चले गए, युद्ध में ही तो भेज, वो आगे बेचारे बहुत सारे लोग वापस आना ही था, उन्होंने ही भेज दिए वापस। वो गए वहां पे थे, क्योंकि जो फलस्तीनी वहां कारीगर का काम करते थे, वो उन्होंने बाहर निकाल के गाजा में धकेल दिए, और गाजा में भी, दक्षिण गाजा में धकेल दिए। उनसे जो काम रुका हुआ था उसको करवाने के लिए इन्होंने भेजा भारत सरकार ने, और इजराइल की एम्बेसी के थ्रू किया। इतने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो नौजवान, और आज मतलब नशे और अपराध के गड्ढे में उनको धकेला जा रहा है। आप उनकी अप्रिशिएट ही कर लो, संवेदना ही प्रकट कर दो, मन की बात कर रहे हो। जो लोग रूस गए थे वो बेचारे रूस में फंस गए, डेड बॉडी आ गई, डेड बॉडी आ रही उनकी। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने ही मन की बात जो करते हो। नहीं, उसमें मन की बात में उन्होंने कहा है कि नींबू पानी पिए, डिहाइड्रेशन से बचें। हाँ। वो तो पेपर लीक पे तो बोले ही नहीं ना कुछ भी, और आप हैरान हो गए। कहते हैं देश की सेना लेके जाएगी नीट के पेपर, एयरफोर्स। क्या देश की एयरफोर्स पेपर ढूंढने का काम करने के लिए बनाई गई है सर? धर्मेंद्र भाई, आप ये देखो, अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि देश का जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है। नहीं, देखिए, ये तो लक्षण है ना, अभी इसके कारण पे तो गए नहीं है। आप जो कह रहे हैं, अभी क्या करेंगे? आज के अखबार में है कि जो पेपर तैयार करने वाले लोग होंगे उनको ये एक कमरे में बंद कर देंगे, फ़ोन इंटरनेट उनके पास नहीं होगा, वो बाहर नहीं जा सकेंगे,
बंधकों जैसी स्थिति में रखा जाएगा और फिर एयरफोर्स के प्लेन उस पेपर को लेके जाएंगे देश भर में, ठीक है ना। आपके पास 100 आदमी नहीं है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, और जो पेपर को, वो सारे टीचर हैं नहीं, आप देखिए एक प्रोफेसर जो पकड़ा गया वो पेपर बनाने वाली कमेटी में है नीट का, और वही कोचिंग सेंटर चला रहा है। तो आप कहाँ कहाँ से लूप होल, 5 लाख सुरक्षाकर्मी लगाए जाएंगे उस के चारों तरफ जहाँ पेपर बनेगा। इनकी सरकार टिकी हुई है जी इस बात पे, सच बताऊं मैं, ये 5 लाख नहीं 10 लाख भी लगा दें, क्योंकि अगर अब भी पेपर लीक हो गया ना तो ये कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे, जवाब ही नहीं दे। देखो आप ये देखो धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए किस कदर पे कोशिशें कर रहे हैं ये लोग। एक बात जो उन्होंने उठाई वो तो सिंगल ही अभी तक कि और मैं तो कहता हूं धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा दें जी? इस्तीफा इस देश में देखिए जब से सरकार बनी है, हाँ, क्या नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और मंत्री है जी यहाँ पे? नहीं, मंत्री क्या होते हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान कईयों ने कहा नैतिक आधार पर देना चाहिए, कौन सी नैतिकता? नैतिकता किस बात की? मतलब वो मंत्री जो होता है चाहे राज्य का और चाहे केंद्र का, वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के प्रीरोगेटिव पर होता है, विशेषाधिकार। वो नहीं दे रहा, प्राइम मिनिस्टर ले ले लो, हटा दो, बर्खास्त कर हटा दो, कैबिनेट को रिशफल कर लो। लेकिन यहाँ तो इस्तीफे होते नहीं। वो इस्तीफे नहीं इसलिए होते क्योंकि वो ये समझते हैं कि आज आप इस चीज को मान लोगे तो लोगों की जीत मानी जाएगी, लोगों को जीत, और वो होते कौन है? लोकतंत्र में लोगों की जीत होती नहीं, ये कल को दूसरी बात उठाएंगे। तो 12 साल में एक अकेला किसान आंदोलन को छोड़ दें तो कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कोई अपनी गलती मानी तो नहीं कभी। इस्तीफा मांगना और उसकी उम्मीद करना, उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो ये स्पष्ट हो गई बात। ये धर्मेंद्र प्रधान को तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। सब कुछ होने के बाद वो उसको हटा क्यों नहीं रहे हैं? मतलब अब आप ये देखिए, अपने जो दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन साहब हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ये कहते थे, एक बड़ी उनकी फेमस कोट है, वो ये कहते हैं कि आपने समस्या को पैदा करने के लिए जिस सोच का प्रयोग किया था उसी सोच से आप उस समस्या को हल नहीं कर सकते। जिसका प्रयोग समस्या पैदा करने के लिए किया था, जिस सोच का, उस सोच से आप उसको हल नहीं कर सकते। ये उस सोच से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक NIT बना दी, क्या वो NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कोई लेबोरेटरी थोड़ी यार टेस्ट करवाना है। वो सारे राज्यों के अधिकार अति केंद्रित करके उसके हाथ में दे दिया आपने। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, संविधान, राज्यों के अपने भी अधिकार हैं, सभी कुछ आप अपने हाथ में ले लोगे तो उसका फिर नतीजा तो वो आएगा। और मैं आपको बताऊं, जो चीज़ सबसे कम बहस के अंदर रही है, ये जो नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट के ऊपर हुई सबसे ज्यादा मारामारी। नीट पास करने वाले डॉक्टर बनेंगे, इस पे आप अंदाजा लगाइए ना कम से कम बहस क्यों हुई है कि फर्जीवाड़े से आप मतलब पेपर खरीद के, पैसे वाले जो वही तो खरीदेंगे, फिर उनको आप डॉक्टर बनाएंगे जिनके हाथ में लोगों की जान दी जाएगी, उनका जीवन उनके ऊपर निर्भर करेगा। और किसी चीज़ का हो तो देखा भी जाए, डॉक्टर कम से कम उस फर्जीवाड़े से बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है वास्तव में। और ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसे ही थोड़ी आक्रोश पैदा हो गया विद्यार्थियों, ये रिपीटेडली हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है। फिर आगे सिलेक्शन में जहाँ आप जाएंगे वो नौकरी के लिए, उसमें होएगा फिर ऐसे ही फर्जीवाड़ा। तो ये मतलब उसी
जिन कारणों से ये हुआ था उन्हीं कारणों से आप उनको हल करना चाहते हैं। अब आप देखिए कि इस पूरी कॉकरोच पार्टी की बहस में हमारे एक मंत्री हैं हरियाणा के, वो ये कह रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। हाँ, अनिल विज जी ने कहा। बोला कॉकरोच तो इतना कमजोर होता है, कोई भी बच्चा चप्पल से मार सकता है उसको। उनके ये तो खुद ही बच्चे हैं जिनसे आप कह रहे हैं, उन बच्चों के हाथ में आप चप्पल मत उठवाओ, ये उचित नहीं रहेगा। ठीक है ना। और वो इतने कमजोर भी नहीं हैं जो आप कह रहे हैं कॉकरोच की तरह से बच्चा मार। इस किस्म की बहस छेड़ना इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर उचित नहीं। अगलों ने रख लिया भी, जो कुछ नाम रख लिया। आज के दिन वो क्या रहे, इस्तीफा मांग रहे जी। 5 दिन का टाइम दे दिया, उसके बाद वो कह रहे हम देश के अलग अलग हिस्सों में उठाएंगे। अब आप उनसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि जो मौजूदा दौर में विपक्षी पार्टियां हैं उनका रोल प्ले वो कर दे। वो तो नहीं कर पाएंगे ना वो रोल प्ले, वो तो उन्हीं को करना पड़ेगा। वो उसकी कोई मतलब वो नहीं है रिप्लेसमेंट, कोई विकल्प नहीं है उन पॉलिटिकल पार्टीज का, वो अपना काम करें। और कई सारे, कोई ये एक ही मंच नहीं है जो कॉकरोच पार्टी का नाम रखा, उसमें तमाम तरह के लोग वहाँ पे गए हैं। वामपंथी जो छात्र संगठन है वो भी वहाँ पर गए हैं, कुछ दूसरे पॉलिटिकल फिगर भी वहाँ पे गई हैं उसके लिए। तो एक मतलब जो है ना उसको पूरे को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं होती उस तरह देखा जाए, कहाँ उतरा था, कितने बजे उतरा, किसको फोन किया, फिर उस किसके पास गया, कौन कौन उससे मिले थे, खत्म करते ही कहाँ गया। ये एक ऐसी उसको संदेहास्पद बनाने के लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी घड़ना। आपने बिल्कुल शुरू में ये कहा था कि जो काम क्या कहते अन्ना हजारे के मौके के ऊपर हुआ, लोग उससे मतलब संदेह इसलिए देखते हैं कि वो ठगे गए। मतलब हम एक बात कह रहे हैं कि भाई दूध का जला छाछ को भी फूंक बार बार कर पीता है भाई, तब आपने संदेह नहीं किया तो अब कर रहे हो, अच्छी बात है, पर संदेह करके खारिज ना करो उस मुद्दे को, कम से कम वो मुद्दा आधारित। एक नंबर 2, किसी भी पीछे की अतीत की घटना के साथ मौजूदा घटना की तुलना करनी ठीक नहीं। मतलब कालखंड अलग अलग होते हैं, कोई भी घटना इतिहास में हूबहू उसी तरीके से अपने आप को नहीं दोहराती होती है। तो ये भी उचित नहीं कि तब ये हुआ था जी, तब ये हुआ था ना। ये भी उचित है हम ये कहें कि अब तो कुछ अवतार आ गया है और अब सारी चीज़ों का हल इस तरीके से हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ ये भी उचित नहीं कि आप मतलब बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से इस तरीके से तुलना करने लग जाएं। कुछ तो कहते हैं कि ये उसी तरह का कर देंगे, ये तख्ता पलट का मामला है जी, इनके पीछे विदेशी ताकतें। कुछ कहते हैं ये उस तरीके से होके रहेगा जो वहाँ हुआ। ये दोनों बात गलत हैं। उन जो कहने वालों को ये भी नहीं पता नेपाल में क्या हुआ है और बांग्लादेश में क्या हुआ है और सरकार पलट गई उनकी, वो भी तीनों अलग अलग हैं। एक समानता ये है कि सरकारें गिर गई और नए चुनाव हो गए, परंतु जिन कारणों से सरकारें पलटी थी उसके बाद का जो परिदृश्य आया है, क्या कोई नीतियों में बड़ा परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी जांच पड़ताल किए जाने की जरूरत है। तो जैन जी एक ऐसा मतलब जो शब्द बन गया है उसका प्रयोग भी सोच समझ के ही किया जाना चाहिए। और ये जो युवाओं की, विद्यार्थियों की जो ये ओवरहॉलिंग चाहते हैं एग्जामिनेशन की और सिलेक्शन की, वो सिस्टमिक चेंज उसमें चाहते हैं, व्यवस्था जैसा परिवर्तन। और वो परिवर्तन क्योंकि व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है तो व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत भी है। वो आज से नहीं है, तभी से है जब से देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। मतलब भगत सिंह क्या लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि गोरी चमड़ी वाले की जगह काली चमड़ी वाला आके अगर शासन की कुर्सी पर बैठ जाएगा और सिस्टम नहीं बदलता है तो कुछ नहीं होने वाला।
सिस्टम को बदला जाना जरूरी है। तो व्यवस्था परिवर्तन तो ओवरनाइट तो होता नहीं, रातों रात हो जाएगा। जी जी। वो एक अपना समय लेता है, और अगर उसमें देरी भी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अनेकों कारण अपनी जगह हो सकते हैं। आज मतलब एक तरफ से तो ये बच्चे हैं जिनके पास, आपने देखा होगा टीवी पे 8-7 लोग जो हैं वो वहाँ नारे लगाते हुए चले गए। पुलिस ने कहा भाई थोड़ा सा दूर रहो, तुम इधर नहीं जाना, क्यों जा रहे हो तुम उधर? बोले हम इनका विरोध करने के लिए जा रहे हैं। सनातनी भाई थे हमारे, और वो सनातनी थे कौन थे, लेकिन आप देखो भारत माता की जय, और क्या था नारा, एक और नारा था कुछ, अब वो भूल गया, वो वंदे मातरम। अरे तुम काहे को यार क्या नारा लगा रहे हो तुम? भारत माता का मतलब क्या ठीक है ये नारा आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो इस्तेमाल कर ले तो कोई बात नहीं, जो मतलब भारत माता की सुरक्षा, वो भी इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी भारत माता की जय बोल रहे। हाँ तो उनके लिए तो वाजिब है करना। नहीं, अभी क्या है, उनको लग रहा था कि ये मतलब विदेशी साजिश है तो उनका विरोध करना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हारी क्या देशभक्ति है, ये सवाल तो ये बताओ। यही देशभक्ति है कि विदेशी साजिश जब भी लगेगी वो विरोध करेंगे। उनकी देशभक्ति यही है जी। अब विदेशी साजिश की जो बात करते हैं आज के दिन, मेरे को हंसी आ रही है। हमारे देश की राजधानी में जो ब्रिक्स, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये विदेशी साजिश थी, हाँ, तो सरकार को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए उनको। ये तुम्हारी सरकार है, या प्रमाणित करो ना कि कैसे। भाई आप प्रूफ के साथ दे दो ये देशद्रोही लोग, इनको जेल में डालो। आज सारा देश जो है हाहाकार कर रहा है, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, और सार्क के 2 विदेश मंत्री ईरान और रूस के हमारे देश की राजधानी में मीटिंग में आके पूरे मीडिया के सामने कह रहे हैं भारत को हम तैयार हैं तेल और गैस देने के लिए। तो ले तो नहीं सकते जी उनसे, अमेरिका से पूछना पड़ता है हमें तेल। तो कौन विदेशी एजेंट है ये भी देखने की बात है। सारा देश भुगत रहा है उनकी जो गद्दारी की वजह से। तेल तो सस्ता मिल सकता है लेकिन लेना वेनेजुएला वाला तेल है अपन। कल आज एक और स्टेटमेंट आई हुई है। रूस के राष्ट्रपति ने ये कहा कि भारत इतना अच्छा देश है और हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, उसके ऊपर अमेरिका दबाव डाल रहा है, ये ठीक बात नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे देश के शासक नहीं कह रहे भाई हमारे ऊपर क्यों दबाव डाल रहे हो, हमारे को जहाँ से मिलेगा और सस्ता मिलेगा वहां से। अब विदेशी कौन है और स्वदेशी? बात सस्ते की नहीं है सर, हम तो अगर 500 रुपए लीटर तेल होगा तब भी खरीद लेंगे। अब देश में ऐसे लोग तैयार हो गए हैं जी कि 5000 रुपये लीटर होगा तब भी हम खरीद लेंगे। हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन खैर बहरहाल जो भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा जरूरी है इसके ऊपर एक संतुलित और गंभीर विमर्श करना। इसको मतलब जल्दबाजी में हम एक तरह से रद्द ना करें कि कुछ नहीं है। रद्द करने से चीजें रद्द होती नहीं कमेट साहब, हैं रद्द करने से हमारे कोई चीज रद्द होती नहीं। सही बात है। सच्चाई ये है कि देश का जो 65% युवा है वो आज निराश है, उसको अपना कोई फ्यूचर दिखाई देता नहीं इस देश में। रोजगार के अवसर घट रहे हैं, सरकारी नौकरियां घट रही हैं और काम है नहीं जी उनके पास। कभी वो मजदूर आंदोलन के रूप में आक्रोशित दिखते हैं, कभी वो नीट की वजह से दिखते हैं, कभी वो सीबीएसई की वजह से दिखते हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि जो सरकार बैठी है जिसको उनकी चिंताएं करनी चाहिए, अब उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ठोस रूप से उनके कल्याण के लिए काम करे। अब मतलब वो चीजें अब उस दायरे से बाहर होती जा रही हैं कि आपने किसी को एक सेगमेंट को धमका दिया और वो चुप बैठ गया। मतलब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ओवरऑल आपकी बात का निचोड़ देख लो चाहे किसी का भी देख लो, निचोड़ ये है कि अब थोथे वादों से काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसा सरकारों को करना पड़ेगा जो जिससे इन युवाओं को तसल्ली मिले, इनको इस देश में अच्छे संभावनाएं दिखाई दें। और सरकार जिसका कहते हैं ना जन कल्याण के लिए, तो अभी मोदी जी को जन कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात ये है सर। ये बात सही है। हाँ, क्योंकि आप अगर मान लो इधर ठंडे छिट्टे मार देंगे तो धुआं उधर से निकलेगा। आपको उस समस्या का हल करना पड़ेगा। आपको उस समस्या के रूट पे जाके ध्यान देना पड़ेगा। अब क्योंकि अब जैसे ये अनिल विज कह रहा है कॉकरोच का चप, अब मतलब वो दौर चले गए, लोग इनको पसंद नहीं करते हैं सर। इन राजनेताओं को लगता है कि इनका मतलब इनके बयानों को पसंद करेंगे लोग, लेकिन लोग नहीं पसंद। आज आप पूरे देश में एक सर्वे करा लो ऑनलाइन,
99% लोग धर्मेंद्र प्रधान को नहीं चाहते शिक्षा मंत्री के रूप में। और धर्मेंद्र प्रधान का दोष क्या है, जब पूरी आरएसएस शिक्षा व्यवस्था को देख रही है सर। भाई धर्मेंद्र प्रधान तो एक पपेट है। पुपट भी क्या, पुर्जा छोटा सा। तो उसके इस्तीफा लेने से क्या व्यवस्थाएं बदलेंगी? लेकिन एक संकेत जाता है, मैं वैसे कह रहा हूँ। संकेत देना तो पहले दिन देते, जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ हाँ, उसी दिन ही शुरू रिजाइन। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ देना तो अभी भी पड़ेगा। एक संकेत ये जाता है कि आप जनता की अवहेलना करके, उनको दुत्कार के आप उनकी मांग को ठुकरा देंगे, इससे भी बात बनने वाली नहीं है। ये संकेत अपने आप में महत्वपूर्ण है। देश के युवाओं को आप आंखें दिखा के मतलब नहीं रख सकते। बिल्कुल, जैसे भाई 3 कानूनों के बारे में हुआ था, या पंजाब में भूमि पूलिंग के लिए वो लैंड पूलिंग का कर रहे थे, वापस लेना पड़ा था उनको। तो ये इसी प्रकार का एक संकेत ले जाने की जरूरत है। आप एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो देश का भविष्य है, मतलब उनके प्रति हिकारत का प्रयोग करेंगे नहीं। आप संवेदनशील बनिए, पारदर्शी शासन की अपेक्षा लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, ये जवाबदेही मांग रहे हैं। भाई मैं अगर ये काम करूं, मेरी जवाबदेही है सर। आप कोई काम करते हो, आपकी जवाबदेही। तो देश का शिक्षा मंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर देश के लोगों से वेतन लेके काम कर रहा है तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए सर। नहीं, अब अच्छा, जब मान लो वो हट भी गया काल ने, बड़ा कुणगा, कोई और बना लो, और बन जाएगा। तो इसका मतलब उस पूरे के पूरे सिस्टम की पारदर्शिता की मांग तो है, और वो रहेगी, होनी चाहिए जी। बिल्कुल वाजिब मांग है, को तसल्ली करवानी पड़ेगी। उसको कॉकरोच कह के खारिज नहीं किया जा सकता। तो लड़कों ने मांग तो ठीक उठाई है, तरीके चाहे उनके किसी भी प्रकार से, और तरीका भी संवैधानिक है सर। विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कर दिया। वो देखिए कितने सीरियस और रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे थे जंतर मंतर के ऊपर। सर एक लास्ट, हालांकि इससे जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा। अभी इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग हुई है कल, और बंगाल में ममता बनर्जी के हारने के बाद ये पहली बैठक है। और अभी तक अगर इंडिया गठबंधन को किसी ने सबसे ज्यादा लॉस किया है तो एक तो ममता बनर्जी थी, और एक दूसरे अरविंद केजरीवाल हैं। इन्होंने लगातार इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का काम किया। लेकिन अब ममता बनर्जी चूंकि अब सत्ता में नहीं है तो वो भी इंडिया गठबंधन में आ गई, केजरीवाल नहीं आए उसमें। तो ये जो इंडिया गठबंधन की जो कवायद है, और ममता बनर्जी की तो पार्टी ऐसा लग रहा है जैसे खत्म ही करने पे तुल गए। 20 सांसद उनके इनको सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे विधानसभा में भी एक अलग दल बना दिया इन्होंने। तो ये क्या रस्मी तौर पे दिखाई दे रहा है, या इंडिया गठबंधन आज सक्षम है, या भविष्य में हो सकेगा इनके खिलाफ लड़ने के लिए? ये जो आप सवाल कर रहे हैं, इसमें इस पे पहुंचने से पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में हमारे देश को किसी वैकल्पिक राजनीतिक फॉर्मेशन की जरूरत है कि नहीं। एक क्वेश्चन तो है ये। जिस टाइम पर ये बना था उस टाइम पर ये जरूरत महसूस की गई 2024 के इलेक्शन से पहले। तब वो 2024 के चुनाव के लिए ही बना था बुनियादी तौर पर, और उसने अपनी प्रासंगिकता प्रमाणित करी, क्योंकि 400 प्लस सीट दावा कर रहे थे, 240 पे अटका दिया। उसमें सभी मानते हैं इस बात को कि इंडिया गठबंधन के नाम से जो अरेंजमेंट था उसकी वजह से ये उसको अंकुश लगाने में कामयाब हुए। वो बाद में क्या वो अलग बात। उसके बाद कभी फॉर्मली ये घोषणा नहीं हुई कि हमारा जो इंडिया गठबंधन का प्रयोग था वो समाप्त हो गया या ख़त्म हो गया, या उसकी आगे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ख़त्म भी नहीं हुआ और ज़रूरत उसकी है भी। लेकिन एक वस्तुगत ऐसी परिस्थिति है जिसके अंदर ये तो आप मान के चलते हैं कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव के पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, मतलब एक जो इंद्रधनुषीय जो परिदृश्य होता है उस तरीके का है। इनमें से कई सारी पार्टियां राष्ट्रीय अस्तित्व की नहीं है, उनके अपने क्षेत्रीय, और राष्ट्रीय अस्तित्व की भी हैं तो भी कई क्षेत्रीय दल या कई राष्ट्रीय पार्टियों के अलग अलग प्रदेशों के अंदर आपस में टकराहट भी है। और वो जो टकराहट और कड़वाहट और एक दूसरे के प्रति जो आचरण है
वो कई बार इंडिया गठबंधन के जो मूलभूत जो समझदारी है उसके उल्लंघना भी उसमें है कई जगह, और उससे पैदा हुआ एक तरह का अविश्वास, उसको भी विष अवय करके नहीं चला जा सकता। तो एक बात। नंबर 2, ये इंडिया गठबंधन एक न्यूनतम कार्यक्रम की सहमति पर आधारित है कि भी हम इन चीजों के लिए, अभी वाली मीटिंग में तो उन्होंने बहुत ही सीमित बात कही है। एक बात ये कही है कि SIR जो है उसके संदर्भ में वो सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के क्या फर्क पड़ता है चिट्ठी से? फर्क इसलिए उनको नहीं पड़ता, जनता को पड़ता है कि उनको ये ध्यान दिलवाना कि आपके उत्तरदायित्व क्या है। आप ये नहीं कह सकते कि 27 लाख लोगों को वोट डालने का मौका नहीं मिला तो अगली बार डाल देना, ये उचित नहीं ना। इस प्रकार का रुख जो है वो बहुत गलत है, वो लिखना एक बात। दूसरा, यही जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री वाली विद्यार्थियों की मांग है उसके संबंध में भी उन्होंने वो मांग की है। और फिर ये जो खाद और जो ऑस्टेरिटी मेजर के नाम पे जो भी कुछ हो रहा है, या जो डीजल तेल वगैरह के कंपनियां कह रही हैं ना कि भाई हमें मतलब कम आय हो रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। जब कच्चे तेल के दाम बिल्कुल ही कम थे, $50 प्रति बैरल के आसपास थे, तुमने तो तब भी बहुत कर रखे थे, तो इतना जो कमा रखा था उसको अब खर्च करो ना, तुम लोगों के ऊपर बोझ ना डाल। एक ये मसला भी उन्होंने ये किया है। तो उस हिसाब से वो मीटिंग तो, क्योंकि उन्होंने कहा कि भी हम 2 महीने में मिला करेंगे, और पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर किस हद तक मतलब हम उन आम सहमति के और परस्पर सहमति के मुद्दों के ऊपर एक आवाज़ उठा सकते हैं, उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, प्रॉब्लमेटिक्स हैं, उसको विषय नहीं किया जा सकता, उसको डील करना पड़ेगा। अगर मुझे आपके प्रति किसी बात पे मान लो भरोसा नहीं है तो भरोसा बहाल करना पड़ेगा। आपने कोई मान लो उसकी सीमाओं का उल्लंघन किया है या मैंने किया है, तो वो थ्रैश आउट होना भी जरूरी है। कोई लोग कहें ये देखो जी ये लड़ पड़े, वहाँ वो लड़ पड़े, आपस में क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस जितनी बड़ी खबर कल की आई हुई है इंडिया गठजोड़ की मीटिंग की, उससे बड़ी खबर बीजेपी की आई हुई है। उन्होंने उनके बारे में क्या कहा है? वो तो सर एक्चुअली क्या है, मैंने अखबार में बहुत लंबे समय काम किया है। हाँ, यस, ठीक है। पहले क्या था सर, सब स्वतंत्र थे, मतलब ये एडिटर डिसाइड करता था कि कौन सी खबर कहाँ लगेगी, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है। हाँ। लेकिन अब 2014 के बाद व्यवस्थाएं बदल गई सर, क्योंकि मैं 14 के बाद भी काफी समय अखबारों में काम किया। हाँ, मालूम। अभी जो फ्रंट पेज है अखबार का, उस पे ये कहीं और से डिसाइड होता है कि कौन सी खबर कैसे लगेगी और उसमें किसका पक्ष ज्यादा दिखाया जाएगा। तो ये जितने अखबार आप लोग हम लोग पढ़ते हैं, सुबह हमारी टेबल पे आते हैं, इनमें 1 या 2 अखबारों को छोड़ के ज्यादातर दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि आप खबर को किस फॉर्मेट में देंगे। और ये अखबार कभी ये बात मानेंगे नहीं, क्योंकि इससे इनकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। लेकिन सच्चाई ये है, चाहे अखबार हो या देश का मीडिया हो, कारपोरेट के हाथ में जा चुका है। कारपोरेट के हाथ में है। और जो सरकार का विज्ञापन का जो फ्लो है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये एक दिन भी उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक डिमांड नहीं कर रही इनसे। देखिए क्या होता है, अमेरिका है, बेशक पूंजीवादी देश है सर, लेकिन वहां का मीडिया स्वतंत्र है और वो लोग अच्छे मीडिया की वहां डिमांड करते हैं। हमारे यहाँ अलग बात है। तो ये जो अखबार दिखा रहे हैं सर, ये सब बिका हुआ माल है सारा का। नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ हाँ, कि भाई उनकी अपनी जो खबर है, उनका बस चले तो वो उस खबर को भी गायब कर देंगे, वो गायब कर सकते हैं। लेकिन वो इसलिए रखनी पड़ती है उनको कि एक क्रेडिबिलिटी बढ़े। मेरा ऐसा मानना है इंडिया गठबंधन की जरूरत है, वो सेकुलरिज्म के लिए भी। ये बच्चों ने भी वो कहा, हिंदू मुस्लिम हिंदू, ये बकवास बंद करो, और उन्होंने भी ये कहा, तो उसकी ज़रूरत है। लेकिन वो जो उनके बीच की ऐसी समस्याएं हैं जो आम सहमति का उल्लंघन करती हैं, उनको दूर करने के लिए व्यवहार में उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो सब कांग्रेस से त्याग की मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को त्याग करना चाहिए। अब उन्हें बता देना चाहिए खुल के किस तरीके का त्याग चाहिए कांग्रेस से उनको, क्योंकि कांग्रेस बचा क्या त्याग करने के लिए।
बहुत सारे प्रदेशों में तो 30-30 साल से नहीं है उनका नहीं, संगठन। अभी एक लेटर लिखा सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी ने खड़गे साहब को, उसमें ये कहा है कि केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने वामपंथी मोर्चे पर यह आरोप लगाया कि वो भाजपा से मिला हुआ है। तो ये एक ऐसा झूठ है जो अविश्वास पैदा करेगा, क्योंकि आप उसको ना फैलाएं। ये तो हाँ, और राष्ट्रीय हित में जरूरी देश में भाजपा और वामपंथी मिल जाएंगे तो इसके बाद तो बचता ही क्या है। मतलब वही बात है कि भाई कम से कम ऐसा तो ठीक नहीं ना जिसका सिर पैर ही ना हो दूर दूर तक। अब दूध और दही को कैसे मिक्स करोगे आप? वही तो। हाँ। खैर दोस्तों, चर्चा लंबी छिड़ गई, पर ओवरऑल बात यह है कि देश की जो 65% आबादी है उसकी चिंताएं भले ही सरकार एक बार ये दिखाए कि उसको नहीं है, लेकिन चिंता करनी पड़ेगी और बेहतर अवसर उनको उपलब्ध कराने पड़ेंगे। जहाज में पेपर ले जाना समाधान नहीं है, सिस्टम को इतना दुरुस्त करना चाहिए कि पेपर लीक जैसी चीज़ें ना हो। इंडिया गठबंधन से अभी कोई ज़्यादा उम्मीद रखनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अभी इलेक्शन भी बहुत दूर हैं और इनकी उस तरीके से तैयारियां हैं भी नहीं, और बीजेपी 24 घंटे चुनाव लड़ती है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। मंदी का एक अलग दौर की प्रधानमंत्री जी आहट दिखा रहे हैं, युवाओं के अपने आक्रोश हैं, लेकिन देश अपनी जगह है। तो आने वाले समय में भी जो अपडेट होंगे हम उन पर बात करेंगे। आप इस बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हो। शुक्रिया कमर साहब। जी नमस्कार।